नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कदमा मरीन ड्राइव में हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 1 देसी पिस्तौल, 4 जिंदा गोलियां, 2 खाली खोखे बरामद। चांडिल के तिरुलडी में हाथी के हमले से महिला की हुई दर्दनाक मौत। 3 महीनों में 7 ग्रामीणों की हाथियों ने ली जान। कपाली ओपी से बंद पड़े ईट भट्टे में चोरों ने लाखों रुपए मूल्य के मशीनरी उपकरणों की चोरी की। पुलिस कर रही जांच। और जिले में 10 से 25 जून तक चलाया जा रहा विशेष नशा मुक्ति अभियान। उपायुक्त ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। खबरें अब विस्तार से। कदमा थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव में हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुलासा कर दिया है। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1 देसी पिस्तौल, 4 जिंदा गोलियां तथा घटनास्थल से 2 खाली खोखे बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार 10 जून को रामजन्म नगर निवासी समीर नाग ने कदमा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि अंशु कर्मकार और उसके साथियों ने मरीन ड्राइव के नीचे स्थित बिहारी बस्ती में उस पर तथा उसके दोस्तों सन्नी गुप्ता और विकास तांती पर जानलेवा फायरिंग की। आरोपियों ने ईंट पत्थर से हमला कर उन्हें घायल भी कर दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अंशु कर्मकार और राजेश लोहार को सती घाट क्षेत्र से गिरफ्तार किया। अंशु के पास से घटना में प्रयुक्त देसी पिस्तौल और 1 कारतूस, जबकि राजेश के पास से 3 जिंदा गोलियां बरामद की गई। बाद में विशाल कर्मकार और शुभम उर्फ शिवम लोहार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने पुरानी दुश्मनी के कारण घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। इसको एक घटना घटी, 2 पक्ष थे, 2 लोग थे, 2 गुट थे। उन लोगों के बीच में आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ। उस लड़ाई झगड़े ने अलग रूप ले लिया और एक व्यक्ति जिसके मामले में ये केस दर्ज किया गया है, जिसके आवेदन पर समीर नाग, वो एक पक्ष था और दूसरा पक्ष में था आशु कर्मकार, मुख्य रूप से व्यक्ति। तो आशु कर्मकार ने एक ईंट उठा के और समीर नाग पर हमला किया और देखते देखते ये फायरिंग जैसी घटना में परिवर्तित हो गया। तो इसमें दोनों ही गुटों में, एक गुट में आशु कर्मकार और उसके 5 दोस्त थे और दूसरे तरफ समीर नाग और उसके 2 दोस्त, 2-3 लोग उसके तरफ से भी थे। और जैसे ही फायरिंग की घटना हुई तो वरीय पुल किया गया और 2 लोगों को वहीं पास में एक जगह है सती घाट, खरकई नदी के किनारे, वहाँ से 2 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें आशु कर्मकार एक था और एक राजेश लोहार उसका दोस्त, जो 5 लोग मौके पर थे। इसके बाद में राजेश लोहार और इन लोगों का जो कन्फेशनल, एक तरह से इनका अपराध स्वीकारोक्ति जो इनसे लिया गया और इनसे पूछताछ की गई, तो इन्होंने बताया कि और जो 4 लोग थे वो कौन कौन थे। उनके बारे में पूछताछ पे 2 और नाम सामने आए और उन लोगों पर भी कार्रवाई शुरू की गई। तो उसमें विशाल कर्मकार और शुभम लोहार 2 लोग और आगे पकड़े गए और इन तो अब तक मतलब कुल 4 लोग पकड़े जा चुके हैं अलग अलग जगह से। 2 लोग एक जगह से पकड़े गए, 2 लोग अपने अपने क्षेत्र से, वहीं कदमा और आसपास के क्षेत्र से, उनके घरों से पकड़े गए। और इस मामले में जो पिस्टल इस्तेमाल हुई थी, देसी पिस्टल, वो बरामद कर ली गई है। उसके अलावा आशु कर्मकार के पास से वो पिस्टल बरामद की गई और उसी ने उसका इस्तेमाल किया था। उसके पास से एक जिंदा गोली भी बरामद हुई है और 3 जिंदा गोली राजेश लोहार के पास से बरामद हुई है। तो इस तरीके से कुल पिस्टल, 1 जिंदा गोली और 3 जिंदा गोली राजेश के पास से और 2 अन्य व्यक्ति। तो अभी 2 लोगों को और पकड़ना बाकी है। चांडिल वन क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा घटना तिरुलडी 2 पंचायत के लावा गांव स्थित पंडी टोला का है, जहां जंगली हाथी के हमले में 60 वर्षीय चंपा सिंह मुंडा की दर्दनाक मौत हो गई। पिछले 3 महीनों में हाथियों के हमले से क्षेत्र में 7 ग्रामीणों की जान जा चुकी है, जिससे ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात चंपा सिंह मुंडा अपने घर में सो रही थी। इसी दौरान घर के आसपास कुछ हलचल सुनकर उनकी नींद खुली। बाहर निकलकर देखने पर उन्होंने एक जंगली हाथी को घर के पास पाया। बताया जाता है कि हाथी ने अचानक घर की दीवार तोड़ दी और उन्हें पटक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जबकि वन विभाग का हाथी भगाओ दल भी तत्काल वहां पहुंचा। वन विभाग ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। शुक्रवार को मृतका के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 50,000 रुपये दिए गए। विभाग ने शेष 3.5 लाख रुपए मुआवजा प्रक्रिया पूरी होने के बाद देने का आश्वासन दिया है। लगातार बढ़ रहे मानव हाथी संघर्ष ने
प्रशासन और वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। घटना जो हुई कल रात लगभग 8:30 बजे हमको फ़ोन से सूचना मिला कि 8:30 बजे आसपास लगभग हमको फ़ोन से सूचना मिला कि लावा टोला बंडी में जंगली हाथी द्वारा एक आदमी को मार दिया गया। क्योंकि हम लोग एलिफेंट क्यूआरटी टीम के साथ लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर में ही दूसरे झुंड को भगा रहे थे। तो जैसे ही सूचना मिला हम लोग वहाँ घटनास्थल पर गए और उसके बाद उसको में जो डेड बॉडी है उसको प्रशासन के सहयोग से उसको लाया गया थाना परिसर। मुआवजा के तौर पर उससे अग्रिम जो राशि है उसमें वन क्षेत्र पदाधिकारी के निर्देशानुसार उसको 50,000 रुपया अभी तत्काल दिया गया। बाकी राशि जो है कागजी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद दी गई। कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत हांसा डोंगरी स्थित एक बंद पड़े ईंट भट्टे में चोरों ने लाखों रुपए मूल्य के मशीनरी उपकरणों की चोरी कर ली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और संदिग्धों की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार हांसा डोंगरी स्थित काला ईंट भट्टा पिछले कुछ समय से बंद पड़ा हुआ है। इसी का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने देर रात भट्टे की छत पर लगे टीन को उखाड़कर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद ईंट निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले मशीनों के महत्वपूर्ण पार्ट्स, लोहे के उपकरण और अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। शुक्रवार सुबह जब कर्मचारी भट्टे की देखरेख के लिए पहुंचे तो छत का टीन उखड़ा देख उनके होश उड़ गए। अंदर जांच करने पर कई महत्वपूर्ण मशीनरी सामान गायब मिले। घटना की सूचना भट्टा मालिक जाकिर हुसैन को दी गई। मौके पर पहुंचकर उन्होंने नुकसान का आकलन किया और कपाली ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा आसपास से लोगों से पूछताछ शुरू की। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार चोरी किए गए सामानों की कीमत लाखों रुपए है। पुलिस ने एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और मामले में जल्द खुलासे का दावा किया है। नाम जाकिर हुसैन है। ये यहाँ पर मानको कपाली हांसा डोंगरी में मेरा बेटा जहांगीर हुसैन का नाम है। काला ईटा का फैक्ट्री है और कुछ दिन से ये बंद पड़ा हुआ है, जो कि काला ईटा का डिमांड कम होने के बंद करके इसका दूसरा ईटा बनाने का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, समझे ना। और कुछ दिन से बंद बनना, इसी दौरान में ये मेरे भट्टा के अंदर से पीछे से दीवार तोड़कर टीना एक तो कबाड़ कर उसके सामान सब कुछ चोरी हो गए हैं। और सामान अनुमान का मेरा सामान तो फैक्ट्री लेके 15 लाख में परचेज किए थे। अभी अंदर का दूर से सामने से पता चल रहा है कि सामान कुछ नहीं दिख रहा है। अंदर का दूर से देखने से समझ में आएगा कि क्या क्या लॉस हुआ है। सामान तो बाहर से लग रहा कि वो जो नोजल उजल लंथन जो छोटा मोटा सामान इधर उधर बिखरा हुआ, उससे लग रहा कि 3-4 लाख रुपया का सामान शायद गायब हो गया होगा। फिर अंदर का दूर से देखने से सही कीमत का आंकड़ा हम कर सकते हैं। और अभी प्रशासन से इसकी रिपोर्ट दिए हैं, प्रशासन आए हैं और इसको छानबीन कर रहे हैं। और प्रशासन से अनुरोध है कि कपाली क्षेत्र में आए दिन चोरी और मर्डर धंधा हो रहा है। नशा पानी में सब लुप्त हैं, कोई रोजगार तो करते नहीं हैं। जो भी है ये सब चोरी वोरी करे। प्रशासन से अनुरोध है कि इन लोग को पकड़ कर मेरा माल को बरामद किया जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए। साक्षी स्थित होटल ग्रैंड के संचालक संजय सिंह ने शुक्रवार को आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में अपने होटल पर लगाए गए वेश्यावृत्ति संबंधी आरोपों को पूरी तरह निराधार और बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से उनकी छवि और व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय सिंह ने कहा कि विनोद सिंह नामक व्यक्ति द्वारा उनके होटल और संस्थान के खिलाफ लगाए जा रहे आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है। उनका दावा है कि विनोद सिंह और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ पहले से विभिन्न कानूनी मामले लंबित है और वे न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उनसे 12 लाख रुपए की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि रकम नहीं देने पर उनके होटल को झूठे मामलों में फंसाने और सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करने की कोशिश की गई। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पास इस संबंध में कुछ साक्ष्य मौजूद है जिन्हें वे संबंधित जांच एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। होटल संचालक ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच के बाद वास्तविक तथ्य सामने आ जाएंगे और सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि इस मामले में लगाए गए आरोपों पर विनोद सिंह की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में दोनों पक्षों के दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना शेष है। मामले की सत्यता का निर्धारण सक्षम जांच एजेंसियों की जांच के बाद ही संभव होगा। और इसको सिर्फ चाहिए पैसा, इसकी आड़ में इसको पैसा चाहिए, पैसा देते रहिए, सब कुछ ठीक है। कौन है विनोद सिंह? विनोद सिंह एक स्वयंभू पत्रकार बना हुआ है जो एक तरफ से फ्रॉड टाइप का आदमी है और
ये फ्रॉड इसको खाली दिखे तो खाली इसको दिखे चलो ना बताइए। खाली इसको दिखे कि हाँ किसी के पास पैसा वाला पार्टी है तो चलो कैसे इसको मैंने जान में फंसा है, इसका यही धंधा है और चल। किस चैनल से है बताता है? ये अपने आप को बताएं तहलका.com दिल्ली, कभी बन जाता है, कभी ये बन जाता है कच्छप पोस्ट, कभी ये बन जाता है स्पाई पोस्ट। ये तो भरूपिया खुद एक भरूपिया अकेले ही आपसे पैसा मांगा कितना? नहीं हमसे नहीं, तो बोले 40,000 की बात हमने किया अभी तो बात किया ना 40,000 का भी, 40,000 का भी एक मैडम से लिया था, आंचल महतो से वो मांग रहा था, जो भी लड़की थी। आपसे कितना मांगा? हमसे 12 लाख रुपया डिमांड किया था अप्रैल में 2022। अकेले आए थे? नहीं, उस समय था विनोद सिंह था, भुल्लर था, इंद्रजीत सिंह भुल्लर था, अमिताभ वर्मा था, अमिताभ शर्मा था और ये लोग सब एक साथ। एमजीएम अस्पताल में आधी रात सादे लिबास में पहुंच कोतवाली थाना प्रभारी ने पीड़ित पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। परिजनों का दावा, 2 बार अस्पताल पहुंचे कोतवाली थाना प्रभारी, कहा शिकायत वापस ले लो। कोतवाली थाना प्रभारी पर बुजुर्ग श्यामा प्रसाद बेरा के साथ कथित मारपीट और प्रताड़ना के आरोपों के बीच नया विवाद सामने आया है। एमजीएम अस्पताल में इलाजरत पीड़ित के परिजनों ने आरोप लगाया कि शिकायत दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी अस्पताल पहुंचकर मामले को दबाने और शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। परिजनों ने पूरे मामले के निष्पक्ष जांच तथा अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की मांग की है। पीड़ित के पुत्र करण बेरा ने बताया कि उनके पिता श्यामा प्रसाद बेरा गंभीर शारीरिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। उनके शरीर में सूजन है, पैरों में चोटें हैं और भोजन करने पर उल्टी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी दौरान देर रात थाना प्रभारी अस्पताल पहुंचे और शिकायत वापस लेने की बात कही। परिजनों के अनुसार श्यामा प्रसाद बेरा ने अपनी खराब स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए किसी भी निर्णय लेने में असमर्थता जताई। परिवार को आरोप है कि पहली मुलाकात के बाद भी थाना प्रभारी देर रात करीब 1 बजे सादे लिबास में दोबारा अस्पताल पहुंचे और कथित रूप से मामले को समाप्त करने तथा शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। करण बेरा ने कहा कि यदि किसी को उनके आरोपों पर संदेह है तो अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जाए। हालांकि इन आरोपों पर कोतवाली थाना प्रभारी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले की सत्यता और आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। आए थे तो हम तो सोए हुए थे, इतना हम बात नहीं किए, बोले कंप्रोमाइज कर दीजिए। मेरे बाबू लोग तो है नहीं और अभी मेरा तबीयत भी बिगड़ा हुआ है। बाबू लोग को आने दीजिए, बात करके बोलेंगे। तो बाबू लोग बोला कि पहले ठीक हो जाइए, उसके बाद कुछ सोचा जाएगा। तो रात में 10, साढ़े 10 या 11 वही होगा। और आज आए थे मोटा मोटी कितना होगा, वही 12-1 वही होगा टाइम। 2 बार थाना प्रभारी है। कल रात करीब 11, साढ़े 11 बजे थाना प्रभारी मुकेश कुमार साहब फिर एमजीएम हॉस्पिटल आए थे। मैं और मेरे भैया लगभग उसी टाइम खाना खाने के लिए बाहर निकले थे। तो फिर वो आकर के बोलते हैं तुम्हारे पापा कहाँ हैं, चलो थोड़ा वेट करवाना है। तो फिर हम सब आए, वहाँ आगे मिल के पापा सोए हुए थे, पूरा गहरी नींद में थे। फिर भी थाना प्रभारी बोले कि उठाओ, थोड़ा सा बात करना है इनसे। फिर पापा को उठाए, बोले कि जो हुआ वो सब भूल जाइए, उस सब में क्या ही होगा अभी, और अब जो भी केस है वो सब FIR था, कंप्लेंट था, वो सब वापस कर लीजिए, थोड़ा सा हमें भी दिक्कत से मुक्ति कीजिए, वही सब बस बोल रहे थे। फिर पापा ने कहा कि अभी तो मेरा हालत बहुत ही गंभीर है, काफ़ी दर्द महसूस हो रहा है, जो भी खा रहे उल्टी हो जा रहा है, तो इस हालत में हम तो अभी कुछ बोल नहीं सकते, हमको पहले ठीक होने दीजिए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ठीक है बोले। फिर कल रात को चले गए। फिर आज दोपहर को फर्दर आए थे, लगभग 1-1:30 बजे उस टाइम के पास आए थे। फिर हम तो थे नहीं, कहीं बाहर गए थे। उसके बाद जब आए तो देख रहे कि फिर बात कर रहे थे उन लोग। तो जो थाना प्रभारी है बस उसी बात में जोर दे रहे हैं कि जो ये मामला है उसको, मतलब जो पहले हुआ था उसको भूल जाइए, और अभी फ़िलहाल के लिए जो भी वो सब FIR वगैरह दिए हैं उन सबको वापस ले लीजिए, कंप्लेंट वापस ले लीजिए। तो फिर पापा के ना चाहते हुए उन पर फिर दबाव डाला जा रहा है कि मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है कि कैसे भी करके आपको ले लेना है ये बोल के। पर पापा पर इतना दबाव हो रहा है, पहले तो एक से सीरियस कंडीशन में है, हम लोग पर भी काफ़ी मतलब मजबूरी, क्या ही बोलेंगे अब। फिर फर्दर दबाव डाला जा रहा है और इस समय कुछ कीजिए इसका भी। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम करण बेरा है, मैं जो पीड़ित श्यामा प्रसाद बेरा उनका बेटा हूँ। BSNL एवं डॉट पेंशनर्स एसोसिएशन जमशेदपुर शाखा की जिला कार्यकारिणी का गठन शुक्रवार को संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में पेंशनर सदस्यों ने भाग लिया तथा संगठन को सशक्त बनाने और पेंशन भोगियों की समस्याओं के समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में सर्वसम्मति से वर्ष 2026-27 के लिए नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवगठित कार्यकारिणी सेवानिवृत्त दूरसंचार कंपनियों एवं पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा, उनकी समस्याओं के समाधान तथा संगठनात्मक गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी निभाएगी। नई कार्यकारिणी में SN प्रसाद को जिला अध्यक्ष, SP श्रीवास्तव को जिला सचिव तथा BK चौरसिया को जिला वित्त सचिव चुना गया। इसके अलावा संगठन के विभिन्न पदों पर अन्य सदस्यों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि BSNL एवं डॉट पेंशनरों से जुड़े लंबित मुद्दों को संबंधित विभागों और प्रशासन के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। साथ ही पेंशन भोगियों के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ दिलाने के लिए संगठन सक्रिय रूप से कार्य करता रहेगा। कार्यक्रम के अंत में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी गई तथा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया। उपस्थित सदस्यों ने नई कार्यकारिणी से पेंशनरों की समस्याओं के समाधान की उम्मीद जताई। मेरा नाम सुरेश प्रसाद श्रीवास्तव, मैं BDPA इंडिया का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूं और ये अधिवेशन जो है 3 साल में होता है, जो कि इसमें मेंबर्स का चुनाव होता है इसमें। और अपने 3 साल के कामों में जो मैंने किया उसका एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। वो रिपोर्ट आपको मैंने लिखित रूप में दिया है, जो जो मैंने काम किया है ना। और ये डिमांड वगैरह जो है, जो नेशनल डिमांड है, हम लोगों का 3rd पे रिवीजन अभी तक नहीं हुआ है। इसका कोर्ट में केस चल रहा है, केस का हियरिंग खत्म हो गया है, केस और डिसीजन पेंडिंग है। दूसरा है हम लोगों का अभी जो यहाँ जमशेदपुर में एक CGHS का वेलनेस सेंटर खुलना है, जिसका डिमांड चल रहा है। ये अभी डायरेक्टर हेल्थ जो रांची में बैठते हैं, रीजनल डायरेक्टर, उनके यहाँ केस लंबित है। तो हम लोगों की मांग है कि ये जल्द से जल्द खुले और हम लोगों को ये CGH की सुविधा मिले, जिससे हमारे सभी रिटायर्ड कर्मचारियों का फ्री में इलाज संभव हो सके। झारखंड सरकार के निर्देशानुसार जिले में नशा पान के दुष्प्रभावों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 10 से 25 जून तक विशेष नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में उपायुक्त राजीव रंजन ने शुक्रवार को समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अपर आयुक्त, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी समेत जिला प्रशासन के कई अधिकारी उपस्थित थे। जागरूकता रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों, पंचायतों, शहरी क्षेत्रों तथा शैक्षणिक संस्थानों में भ्रमण कर लोगों को नशे के दुष्परिणामों, स्वास्थ्य एवं सामाजिक प्रभावों तथा नशा मुक्ति के उपयोगों के बारे में जानकारी देगा। उपायुक्त ने उपस्थित लोगों को नशा पान से दूर रहने की शपथ दिलाते हुए कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आम नागरिकों से भी नशा मुक्ति अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। जागरूकता रथ के माध्यम से प्रचार सामग्री, ऑडियो संदेश और जनसंपर्क कार्यक्रमों के जरिए लोगों को नशे की हानियों तथा नशा मुक्त जीवन के लाभों से अवगत कराया गया। कि पूरे राज्य में 10 जून से नशा मुक्ति अभियान ये प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत हम लोग चाहेंगे कि लोग नशा से अपने आप को मुक्त रखें। जानते हैं कि नशा जो भी होता है वो परिवार के आर्थिक स्रोत को भी काफ़ी क्षति पहुंचाता है और ख़ास करके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जिस घर में नशा होता है वहाँ पे प्रभावित हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं कि अपने परिवार को नशा से मुक्त रखें, जिससे हम अपने परिवार और देश को विकास के रास्ते पे ले जाएं। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। आप बेरोजगार हैं तो क्यों? नौकरी नहीं मिल रही है, जानते हैं क्यों? बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। अगर आप चाहते हैं एक कामयाब जिंदगी गुजारना, तो आप काम सीखिए, हुनरमंद बनिए और हुनर के संसार पे छा जाइए। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट और प्लेसमेंट काउंसिल, जो आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएगा और नौकरी भी दिलाएगा। जून में बैच स्टार्ट हो रहा है। हुनर की दुनियाओं में आपका स्वागत है। इस बैच में अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। जमशेदपुर के धतकेड़ी B ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कंफी डेकोर
आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहां आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है। हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक, रोड नंबर 1, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। पोटका प्रखंड अंतर्गत कुलडीहा पंचायत के कुलडीहांग गांव में शुक्रवार को आदिवासी भूमि समाज के पारंपरिक स्वशासन ढांचे के पुनर्गठन को लेकर आसनबानी तरफ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान भास्कर सिंह सरदार ने की। बैठक में आसनबानी तरफ के 33 गाँव के हाथों सरदारों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष शामिल हुए। कार्यक्रम में कालिकापुर तरफ से सिद्धेश्वर सरदार और पोटका तरफ से हरीश सिंह भूमि विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों ने झारखंड पेशा नियमावली के विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को व्यापक अधिकार प्राप्त है। उन्होंने हाथों सरदार एवं गादी सरदार की भूमिका, अधिकार और दायित्वों पर भी प्रकाश डाला। बैठक में समाज के पारंपरिक स्वशासन तंत्र को मजबूत करने तथा आपसी समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया। इसके लिए प्रत्येक माह ग्राम सभा, प्रत्येक 3 माह में गादी सरदारों की बैठक और प्रत्येक 6 माह में तरफ स्तर की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया गया। बैठक के अंत में सर्वसम्मति से दिगार साई के लिए धनुराम सिंह, कुलडीहा के लिए हृदय सिंह, तिलामुंडा के लिए गोविंद सरदार, डोमजूड़ी के लिए रथु सिंह सरदार तथा मानहाड़ा के लिए गौरी सरदार को गादी नियुक्त किया गया। सभी नवनियुक्त गादी सरदारों को लाल पकड़ी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आदिवासी भूमि समाज के पारंपरिक स्वशासन ढांचागत व्यवस्था का आसनबानी तरफ का बैठक पुनर्गठन के लिए था और इस पुनर्गठन बैठक में जो दिगार साई गादी है उस गादी के लिए लोगों की चयनित किया गया और साथ ही साथ कोई चयनित अधिकारियों को पगड़ी और पहचान पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। तत्पश्चात जो झारखंड पेशा नियमावली है उसको विस्तार से लोगों को जानकारी दे दिया गया। हाथू सरदार के कार्य, गादी सरदार के कार्यों का विस्तार से जानकारी दी गई। नियमित ग्राम सभा बैठक हो, कम से कम महीना में बैठे, गादी का बैठक कम से कम 3 महीना में एक बार बैठक हो, ये निर्णय लिया गया। और साथ ही साथ जो समन्वय प्रक्रिया कैसे होगा, आपसी समन्वय प्रक्रिया कैसे बढ़ेगा, इस समन्वय प्रक्रिया को बरकरार रखना है। समुदाय समाविष्ट आधारित शांति बनाए रखना है। विचार अखड़ा को निरंतर अगर हम लोग अखड़ा में बैठते रहेंगे तो सक्रियता रूप कैसे आएगा, इस पर भी विचार किया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के बोड़ाम प्रखंड के ललियन गांव स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में निर्माणाधीन नए विद्यालय भवन को लेकर ग्रामीणों ने गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि भवन निर्माण कार्य में निर्धारित मानकों का पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे भविष्य में विद्यार्थियों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। ग्रामीणों के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान सेंटरिंग, सरिया बांधने तथा अन्य तकनीकी प्रक्रियाओं में आवश्यक सावधानी नहीं बरती जा रही है। उनका कहना है कि विद्यालय भवन लंबे समय तक बच्चों की शिक्षा का केंद्र रहेगा, इसलिए निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर में पुराने भवन के मलबे, जंग लगे सरिया और अन्य निर्माण सामग्री पड़े रहने पर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि इससे विद्यालय आने जाने वाले बच्चों को चोट लगने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने परिसर की साफ सफाई और खतरनाक सामग्री हटाने की मांग की। वहीं निर्माण कार्य से जुड़े सुपरवाइजर ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भवन का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हालांकि आरोपों की पुष्टि किसी सक्षम जांच एजेंसी द्वारा नहीं की गई। और सेंटरिंग में रड का काम किए हैं तो 3-4 जगह में मतलब गलत है। 21 का बीम दिए हैं तो उसमें यह नहीं दिए हैं, एल नहीं दिए हैं। एल नहीं हाँ, और कुछ टॉप रड बांधने में गलती किए हैं, टॉप रड नहीं बांधा। अगर वो नहीं देने से क्या दिक्कतें आ सकती है? वो बीम में ज़्यादा भारी लोड पड़ेगा 21 का बीम में, तो बिल्डिंग क्रैक भी हो सकता है, एल मजबूत नहीं होगा। वो सब बांधने से ठीक हो जाएगा। नहीं बांधे हैं, वो गलत है। अभी देखा है, हम घूम के आए तो देखा कि गलत है, वो नहीं बांधा है, छोड़ दिए हैं। ठीक है, मेरा नाम अमित गुप्ता हुआ। ठीक है, ये काम हम भी देख रहे हैं, मेरे ठेकेदार के अंडर से सुपरवाइजर हुए। कौन सी कंपनी है? वो कलर किंग के नाम से। ठीक है, कहाँ की कंपनी है? ये मानगो। क्या प्रॉब्लम है? गांव वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? गाँव लोग विरोध कर रहे कि इसमें बांस की कमी है। ठीक है, रूम में कम बांस दिया गया, तो जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा। ऐसा नहीं कि कमी को नज़रअंदाज करते हुए हम लोग बिल्डिंग डाल देंगे। जो भी कमी है उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ही आगे काम होगा हम लोग का। आप लोग जैसे गांव वाला जैसा बोलेगा उस हिसाब से जिसमें जो चीज़ का कमी आप लोगों का रेड हुआ चाहे जो भी हो, हम आगे अपना ऊपर वाले को खबर कर दिए। वो लोग बोले जो कमी रहेगा उसको पूरा किया जाएगा, उसके बाद ही काम चलेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि अभी हालांकि पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी काम ये काम हो रहा है। हाँ, काम प्रोसेस में। हाँ, ढलाई होना है। हाँ, उसके पहले सारे काम कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद ही ढलाई होगा। ऐसा नहीं कि हम ऐसे कर दिए और ढलाई कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाकिम चंद्र महतो, ग्राम प्रधान पगदा। अभी जो हुआ मतलब ठेकेदार का आदमी बोला कि जनता जैसा बोलेगा हम वैसा ही करेंगे। जनता के बाद काम पेंडिंग रहे उसको किया जाएगा। जनता के हिसाब से हम काम करेंगे। जो बाकी बकाया रहेगा, जनता जो बोलेगा जैसा बोलेगा वैसा ही हम काम करेंगे। जो हम लोग ये में लिखा हुआ इसके हिसाब से। अगर काम नहीं होता तो आप लोग आगे क्या अगर काम नहीं होता तो फिर हम लोग आगे उसका शिकायत करेंगे। तब तक काम हो गया तो नहीं, हम लोग को देखरेख में, गांव वाले के देखरेख में ही काम होना चाहिए। ये होना माने ये तो अपने से बोले कि हम गांव वाला के देखरेख में काम करेंगे, जो कमी है वो हम पूरा करेंगे। उसके बाद शिकायत नहीं दिए ऊपर? नहीं, अभी तक तो नहीं दिए हैं। उसको देंगे। हाँ, अगर वो गांव वाला के विरोध में काम होता है तब जाके देंगे। अगर गांव वाला के ये में हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है तो फिर नहीं देंगे। कदमा के शास्त्री नगर स्थित दिव्य ज्योति ब्लाइंड स्कूल के नवनीकृत भवन का शुक्रवार को भव्य उद्घाटन किया गया। दृष्टिबाधित बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्कूल के बुनियादी ढांचे का व्यापक नवीनीकरण किया गया। सीताराम डेरा स्थित कृष्णा मुरारी चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को नया स्वरूप दिया गया। इस परियोजना को रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर स्टील सिटी और रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर वेस्ट के संयुक्त प्रयास से पूरा किया गया। उद्घाटन समारोह में जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने रोटरी क्लबों और कृष्णा मुरारी चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे समाज सेवा का प्रेरणादायी उदाहरण बताया। नवीनीकरण के बाद विद्यालय में अध्ययनरत दृष्टिबाधित बच्चों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और अनुकूल वातावरण मिलेगा। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि संसाधनों और बेहतर अधोसंरचना से बच्चों की पढ़ाई, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। उद्घाटन के अवसर पर विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों में उत्साह का माहौल देखा गया। जिन बच्चों से प्रकृति को देखने की सुविधा छीन ली गई है, जो दृष्टिबाधित हैं, उनको इस समाज से संकेतों के माध्यम से अवगत कराना, उनको विशेष शिक्षा देना, इस उद्देश्य से जो संस्था गठित हुई है उसमें रोटरी क्लब ने भी अपना समर्थन दिया है। और ये भवन मैंने बनवाया था, बुरी हालत में था, तो कृष्ण मुरारी गुप्ता जी ने इसको मरम्मत कराया, ठीक ठाक किया है। और मैंने कहा है कि ऊपर भी मैं कुछ कमरे चाहिए हॉस्टल के लिए, मैं बनवा दूंगा, आपके लिए पानी की व्यवस्था कर दूंगा, तो ये संस्था चले अच्छी तरह से।
साक्षी गोल चक्कर पर शुक्रवार को युवाओं की एक टोली ने बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाकर लोगों का ध्यान इस गंभीर सामाजिक समस्या की ओर आकर्षित किया। अभियान के तहत युवाओं ने पोस्टर प्रदर्शन और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को बाल श्रम के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया। युवाओं के हाथों में तख्तियां और पोस्टर थे जिन पर बाल श्रम है एक अभिशाप, बच्चों से काम कराना है पाप तथा छोटू को चाय की दुकान पर नहीं स्कूल में होना चाहिए जैसे संदेश लिखे हुए थे। अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों के शिक्षा के अधिकार और उनके सुरक्षित भविष्य के प्रति समाज को संवेदनशील बनाना था। इस दौरान युवाओं ने एक प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक का मंचन किया जिसमें दिखाया गया कि किस प्रकार गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर बच्चों से होटलों, दुकानों और कारखानों में काम कराया जाता है तथा उनका बचपन छीन जाता है। वैस चौराहों से गुजर रहे सैकड़ों लोगों ने नाटक को देखा और इसकी सराहना की। कई लोगों ने बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठाने तथा अपने आसपास ऐसी घटनाओं की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देने का संकल्प लिया। अभियान में शामिल युवाओं ने कहा कि बाल श्रम उन्मूलन के लिए कानून के साथ साथ समाज की जागरूकता भी बेहद जरूरी है। इस पहल ने लोगों को बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के महत्व पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित किया। आज बाल श्रम विषय दिवस है तो उसको आम पब्लिक को अवेयर करने के लिए जैसे हम लोग बच्चों को हम लोग पैसा देते हैं, बच्चे भीख मांगते हैं और वो नशा करते हैं, नशा करने के बाद वो स्कूल नहीं जाते हैं। तो देखिए बाल श्रम जो है कहीं ना कहीं भीख मांगना भी एक बाल श्रम ही है, जिससे बच्चा पढ़ाई नहीं करता है। तो किस संस्था की ओर से आज नुक्कड़ नाटक आयोजित? ये टाटा स्टील फाउंडेशन से मस्ती की पाठशाला प्रोजेक्ट है, उसके अंदर से हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम करवा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर सोनारे स्थित श्री श्री बनराज अखाड़ा नया लाइन में 15 जुलाई से 23 जुलाई 2026 तक 9 दिवसीय श्री श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति के अनुसार महायज्ञ के दौरान प्रतिदिन वैदिक मंत्रोच्चार, दुर्गा सप्तशती पाठ, हवन पूजन तथा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। यज्ञ का उद्देश्य क्षेत्र में सुख शांति, समृद्धि और जन कल्याण की कामना करना है। 9 दिनों तक चलने वाले इस विशेष अनुष्ठान में भक्तों के लिए पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण की व्यवस्था की जाएगी। महायज्ञ का संचालन यज्ञाचार्य श्री अनंत विभूषित परम पूज्य महामंडलेश्वर के सानिध्य में संपन्न होगा। आयोजन समिति ने बताया कि धार्मिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है और स्थानीय श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। श्री श्री बनराज अखाड़ा समिति एवं स्थानीय नगरवासियों के सहयोग से आयोजित इस महायज्ञ को समिति के सदस्य सुशील कुमार त्रिपाठी ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ लेने और आयोजन को सफल बनाने की अपील की। मैं पंडित सुशील कुमार त्रिपाठी श्री श्री बनराज अखाड़ा के प्रांगण से हमारे बनराज अखाड़ा के सभी सदस्य, अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, बस्ती की माताएं, बहनें, हम सभी पूरे जमशेदपुर के सहयोग से और यहाँ तक कि रांची के विमल बाबू का भी सहयोग हमें प्राप्त हुआ था 2003 की सहस्त्र चंडी महायज्ञ में। अभी भी हम लोग अचानक इसके महात्मा का आगमन कल हुआ है। इनके द्वारा भाव आया कि सहस्त्र चंडी महायज्ञ फिर बनराज अखाड़ा में हो, तो तैयारी आज से धर्म ध्वजारोपण जैसे आचार्य जी महाराज बताए, और आप सभी जितने जनमानस हमारे हैं पूरे जमशेदपुर के आसपास के भी लोग, आप सबों के सहयोग से ही यज्ञ संपन्न हो पाएगा। यज्ञ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। यज्ञ जब भी होता है तो जगत कल्याण की बात आती है, और ऐसे भी कहा गया है कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके अशरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ जगदम्बा आदि शक्ति जगत माता है और हम सभी उनके बच्चे हैं। पहले भी उपहार लगाई थी, अभी भी उपहार लगाएगी, और आप सबों का सहयोग। ये कार्यक्रम 15 जुलाई 2026 से सोनारी नया लाइन श्री श्री बनराज अखाड़ा रिवर मीट रोड में है। ये आपके दाहिने तरफ दक्षिणाभिमुख हनुमान जी महाराज, इनके सन्मुख में यज्ञ मंडप होगा, पीछे में कथा स्थल होगी, और ये आपकी 15 जुलाई से आरंभ होगी। 23 जुलाई को इनकी पूर्णाहुति होगी और उस दिन समापन होगा, भंडारा होगा। यज्ञ होगा। ये बनराज अखाड़ा के लिए और पूरे सोनारी वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, और आज धर्म ध्वजा हो गया है। अब हम लोग हमारे अखाड़ा के सारे कार्यकर्ता, सोनारी के सभी धर्मावलंबी से श्री श्री बनराज अखाड़ा का संरक्षक होने के नाते मेरी अपील है कि हमें सहयोग करें, हमारी कमेटी को सहयोग करें,
ताकि हम इस यज्ञ को सफल बना सकें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कदमा मरीन ड्राइव में हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 1 देसी पिस्तौल, 4 जिंदा गोलियां, 2 खाली खोखे बरामद। चांडिल के तिरुलडी में हाथी के हमले से महिला की हुई दर्दनाक मौत। 3 महीनों में 7 ग्रामीणों की हाथियों ने ली जान। कपाली ओपी से बंद पड़े ईट भट्टे में चोरों ने लाखों रुपए मूल्य के मशीनरी उपकरणों की चोरी की, पुलिस कर रही जांच। और जिले में 10 से 25 जून तक चलाया जा रहा विशेष नशा मुक्ति अभियान। उपायुक्त ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।